आज के दिन मुसलमानों को आज के हालात में जो कुर्बानी करनी चाहिए वो ये है कि अपनी बसात से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के गज़ा के मुसलमानों की मदद करें। वो हमारे किबला अव्वल के साथ किया जा रहा है और जैसे उम्मत मुसलमान खामोश है, ये जुल्म है। कुर्बानी का असल मकसद है, हमारे तो एक पैगंबर ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था, तो हम एक आधा बकरा, जानवर, ऊँट लेके तो उसको बड़ा दिखाते फिर रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये जो कुर्बानी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए? आप खुद एक सियासतदान हैं, आपकी पूरी फैमिली सियासतदान है, आपके वालिद साहब इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली है। आप अपनी हद तक कितनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं गज़ा के लिए पार्लियामेंट में और नेशनल असम्बली? तो हमारी आने वाली नस्लें हमारे बारे में यही बात करेंगे कि ये कौन लोग थे जिनके टाइम पे गज़ा में ये होता रहा और वो बोले नहीं और उन्होंने कुछ किया। पाकिस्तान की बात करें कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर गुरबा है जो कुर्बानी नहीं कर सकते। कुर्बानी वाले दिन भी उनके पास गोश्त बड़ी महदूद मिकदार में होता है, 2-4 दिन खा लेंगे बस। और वही इस कौम के, इस मुल्क के अंदर आप बैठकर गज़ा की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस मुल्क के लोग भूखे मर जाते हैं। मैन्युफैक्चरर है और जो फार्मर है और जो जिम्मेदार है वो इस टाइम पीट रहे हैं कि हर चीज़ बहुत सस्ती हो गई है। रोटी सस्ती हो गई, चावल सस्ता हो गया, मकई सस्ती हो गई। ये तो आप खुद कह रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम तो ये नहीं कह रही कि चीज़ें सस्ती होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों का बेड़ा गर्क कर दिए इस हुकूमत। पाकिस्तान के 92% लोग जो कि ज़मीन के मालिक नहीं, आज वो सस्ती गंदम खरीद के आटा खा रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि इस तरह के डिसीजन जो पंजाब गवर्नमेंट ले ली है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही, इससे आपका वोट ऑफ बैंक जो है, वोट बैंक है, ये कम हो रहा है? क्या क्या नई डेवलपमेंट क्या करने, नौजवानों के लिए क्या आपके पॉइंट नए काम करने जा रहे हैं? आपके नाकदीन की तरफ से ये एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप कब्ज़ा माफिया ग्रुप में। मैं हूँ आपका मेज़बान अली बादामी। नाजरीन, इस वक्त मैं फूल नगर के एक इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर आज आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगा फूल नगर के दबंग सियासतदान राना फैसल हयात से। जानेंगे कि कुर्बानी के हवाले से हर बंदे का अपना थॉट होता है, हर बंदे की अपनी सोच होती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ईद उल अज़हा की तैयारियां बिल्कुल जोशो खरोश के साथ जारी हैं और हर बंदा अपनी मर्ज़ी के साथ बड़े प्यारे प्यारे जानवर ख़रीद रहा है। मेरे साथ ये मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने कितने करोड़ों की कुर्बानी ख़रीद रखी है और क्या इनके प्लान है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? फैसल साहब कैसे हैं आप? ठीक बिल्कुल, आप खैरियत से हैं? अच्छा, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंडिंग है, हर बंदा अपना बड़ा जानवर लेता है और सड़कों पे, मोहल्लों में शो ऑफ बड़ी कर रही हैं। पाकिस्तान के अंदर लोग कुर्बानी तो करते हैं अल्लाह के नाम के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये खैर बड़ी एक शर्म की बात है, ख़ुसूसन आज के दिन में जो दुनिया में हालात बने हुए हैं। और मैं ज़ाती तौर पे तो मैं बल्कि आज अपने वालिद साहब से भी इस बात पे काफ़ी तकरार कर रहा था कि आज के दिन मुसलमानों को आज के हालात में जो कुर्बानी करनी चाहिए वो ये है कि अपनी बसात से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के गज़ा के मुसलमानों की मदद करें। ठीक है। आज के दिन में जो मेरे पास उम्मत मुसलमान के लिए बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है और बहैसियत एक मुल्क के एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान मैं यकीन करके जाने बड़ा शर्मिंदा भी होता हूँ कि जो हमारे किबला अव्वल के साथ किया जा रहा है और जैसे उम्मत मुसलमान खामोश है, ये जुल्म है। और ये जो कुर्बानी का असल मकसद है, हमारे तो एक पैगंबर ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया था, तो हम एक आधा बकरा, जानवर, ऊँट लेके तो उसको बड़ा दिखाते फिर रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे हमारे पास कुर्बानी मेरे वालिद साहब भी लेते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे क्योंकि ख़ुद वसी पैमाने पे कारोबार करता हूँ, तो मैं जब छोटा था मैं तब से ये सोचता था कि कौन लोग थे जो जिंदा थे जब करबला हुआ और उन्होंने कैसे वो लेने दिया। तो आज मैं उस बात का मुझे जवाब मिला और मैं ये सोचता हूँ कि 50-100 साल बाद, 200 साल बाद लोगों ने पूछना है कि वो कौन लोग जिंदा थे जब गजा में ये कुछ हो रहा था और ये बोल नहीं रहे थे। तो मैं क्या समझते हैं कि ये जो कुर्बानी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए? अब मैं अगर अपने दिल की बात करूंगा तो सारे उलमा कराम मेरे दवाले हो जाएंगे, लेकिन मैं देखें कोई बहुत बड़ा मुसलमान नहीं हूँ। मेरी अपनी ये ज़ाती राय है कि आज के दिन हर इंसान अपनी कुर्बानी के पैसों को दुगना करके खुद तकलीफ में आगे और वो पैसे गजा भेजे, अल्लाह के राह में देने हैं। और वहाँ के मुसलमान जितनी तकलीफ में हैं, अगर आप जो हमारे इंडिपेंडेंट मीडिया है जैसे अल जज़ीरा है या और जो चैनल्स जो एक इंडिपेंडेंट कवरेज कर रहे हैं गजा के अंदर, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, ये मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम मेरे से तो नहीं देखा जाता, मेरे से वो वीडियो पूरी नहीं देखी जाती।
कि कैसे वहाँ पे माएँ बच्चे बुजुर्ग रुल रहे हैं, और हम अगर यहाँ पे लाखों रुपए के बकरे और ऊंट और जानवर लेके फिरे तो मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक मुसलमान इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो आपने क्या फंडिंग वगैरह भेजी है, आपकी क्या प्लान है, आप कुर्बानी नहीं कर रहे इस बार? सारी फैमिली कुर्बानी कर रही है, और मैं जो मेरी फैमिली की कुर्बानी बनती है और जो मेरी अपनी बनती है, मैं अब वो फिगर लेते हुए तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा और बड़ी मेहनत करके एक बड़ी मुश्किल से एक ऐसी तंजीम ढूंढ के जो बड़े जज्बे के साथ गज़ा के अंदर काम कर रही है, मैं उन तक अपनी औकात से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सारी फंडिंग पहुँचा दूँ। बहुत सी पहुँचा चुका हूँ और बाकी पहुँचा रहा हूँ। इस तरह तो जिस तरह आपका अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू, इसी हवाले से तो फिर पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं इनको तो कुर्बानी से हट के भी ये जो चीज़ें कर रहे हैं, इनके ऊपर तो इन्हें तो फिर खाना भी नहीं खाना चाहिए था, इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप जिस तरह कह रहे हैं। अगर आप मेरी ज़ाती राय लें तो मैं समझता हूँ कि अगर 3 टाइम का खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल 1 या 2 टाइम का खाएं, हमारा किबला अव्वल है। और वहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह खामोशी है उम्मत मुसलमान की। मैं तो, लोग जब किसी की मदद करने का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं अपनी बिसात और औकात के मुताबिक। मैं तो आपके साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बिसात और औकात से बढ़ के कुर्बानी का जज्बा क्या है। कुर्बानी का तो ये जज्बा है कि जहाँ पे वो एक पैगंबर अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे थे, तो फिर आप कैसी बात कर रहे हैं, कैसे मतलब है कि मुकाबला करें इन दो बातों का। अब वो इस लेवल के जज्बे को मैच करना, और आज के दिन मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि ये शर्म की बात है। बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास आज की उम्मत मुसलमान के लिए मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप खुद एक सियासतदान हैं, आपकी पूरी फैमिली सियासतदान है, आपके वालिद साहब इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली है। आप अपनी हद तक कितनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं गज़ा के लिए पार्लियामेंट में और नेशनल असम्बली में? वालिद साहब भी पूरी कोशिश करते हैं और वो भी एक करारदाद जमा करा रहे हैं गज़ा के हवाले से। मैं ज़ाती एक मेरी राय है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन हमें उसे बालातर होकर अगर हम आज गज़ा के लिए सारी कौम मिल के कुछ ना कर सके, तो जैसे मैंने पहले कहा कि लोग सोचते हैं कि करबला के ज़माने में कौन लोग जिंदा थे, कौन से इंसान थे जिन्होंने ये होने दिया, तो लोग, हमारी आने वाली नस्लें हमारे बारे में यही बात करेंगे कि ये कौन लोग थे जिनके टाइम पे गज़ा में ये होता रहा और वो बोले नहीं और उन्होंने कुछ किया नहीं। हमने ये बात सच है कि आपने खुद भी है सालाना, इस बार की तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता किसी फिगर्स में, आप खुद करोड़ों की कुर्बानी करते हैं और हल्के वाले लोगों को भी दिखाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इसका असल जज्बा है वो गरीबों की मदद करना है। लोगों में जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि गोश्त जब जानवर करते हैं उसका तकसीम करना, और जो लोग उसको आम दिनों में नहीं अफोर्ड करते वो भी आपके साथ एक मेज़ पे बैठ के खा सके, लोगों के घरों में पहुंचाना। तो उसी बात को मैं दोबारा अपनी बात को दोहराते हुए ये कहूँगा कि आज के दिन जो हमारे बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे गज़ा के अंदर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं, इस कुर्बानी पे, इस ईद उल अज़हा पे हमें अपनी हैसियत और औकात से ज़्यादा बढ़ के उनकी मदद। आपकी बात बिल्कुल राइट है, आप गज़ा की बात कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर गुरबा है जो कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी वाले दिन भी उनके पास गोश्त बड़ी महदूद मिकदार में होता है, 2-4 दिन खा लेंगे बस। और वही इस कौम के, इस मुल्क के अंदर आप बैठकर गज़ा की बात कर रहे हैं जहाँ पर इस मुल्क के लोग भूखे मर जाते हैं। तो आप उन लोगों को किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहे हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें और वो उस लेवल पर भी सोचें? बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ हमारे मुल्क में भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान और गज़ा का मुवाजना तो नहीं कर सकते आज के दिन में। पाकिस्तान में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, गज़ा तो इस टाइम गज़ा में तो कहर आया हुआ है। गज़ा में तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा, एक रोटी नहीं मिल रही, खा नहीं सक रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो जो मैन्युफैक्चरर है और जो फार्मर है और जो ज़िम्मेदार है वो इस टाइम पीट रहे हैं कि हर चीज़ बहुत सस्ती हो गई है। रोटी सस्ती हो गई, चावल सस्ता हो गया, मकई सस्ती हो गई। ये तो आप खुद कह रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम तो ये नहीं कह रही कि चीज़ें सस्ती होगी, वो तो ये कह रहे हैं कि किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। अवाम कह रही है सस्ता हो गया, किसान कह रहे हैं सस्ता नहीं हुआ। तो किसान कौन है? वो भी इसी पाकिस्तानी है ना, वही इसी कौम की रीढ़ की हड्डी हैं जो ये काश्तकारी चल रही होती है सारी, ये जो चीज़ें ज़राअत का एक मुल्क है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 6,000 रुपये के अंदर आटा बिकता रहा 2 साल पहले तक, और बुजुर्ग लाइनों में खड़े होके मरते रहे, अल्लाह माफ़ करे, तो अगर वो 6-6 हज़ार के अंदर गंदम ज़िम्मेदार ने बेची है तो ये जो वैसे होना चाहिए 3,000 से ऊपर रेट में ज़ाती तौर पर समझता हूँ। लेकिन फिर कारोबार का हिस्सा है, 2-3 साल अच्छे लगते हैं तो 1 साल बुरा लगता है, तो इसको बुरा समझ के 22-23 सौ की गंदम है आज
उसको एक्सेप्ट करें, पर कम से कम ये तो मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के 92% लोग जो कि ज़मीन के मालिक नहीं, आज वो सस्ती गंदम खरीद के आटा खा रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि इस तरह के डिसीजन जो पंजाब गवर्नमेंट ले ली है या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही, इससे आपका वोट ऑफ बैंक जो है, वोट बैंक है, ये कम हो रहा है? मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मईशत को ठीक करने के लिए, अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं। अनपॉपुलर डिसीजन के अंदर हमें बहुत सी जगह पे नुकसान, तनकीद, मसाइल, और मैं खुद एक ज़िम्मेदार फैमिली से हूँ, हम एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वसी पैमाने पे जिम्मेदारी करते हैं और हमें खुद नुकसान हो रहा है आज के दिन के अंदर। लेकिन फिर मईशत को ठीक करने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ी है और दे रहे हैं। अच्छा, हल्के की सियासत में क्या चल रहा है आजकल? हल्के की सियासत के अंदर नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, नए ग्राउंड्स बना रहे हैं, नई रोड्स बना रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले ये फाइनेंशियल ईयर इसके आ रहा है, इसके अंदर पूरी तहसील पत्तों की सिटी और फूलनगर सिटी में नए सीवरेज सिस्टम लेके आ रहे हैं, यहाँ के पुराने मसाइल हल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 10 ग्राउंड्स और मैं कोशिश कर रहा हूँ बनवाने की। और हल्के के अंदर हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे कंधों पे वजन है, जो हमने इलेक्शन के दौरान लोगों से वादे किए हैं, उसको पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग हैं, शफीक साहब बैठे हैं, ये मेरे से लड़ रहे हैं कि तुमने वादा किया था कि गांव में 1 इंच कच्ची नहीं रहेगी और सारा गांव पीसी करवाएंगे, तो वो अभी तक हुआ नहीं। 1 साल हुआ है, इंशाल्लाह अपने पूरे वादे पूरे कर रहे हैं और हर जगह डिलीवर करने की कोशिश। कितनी फंडिंग आप कह रहे हैं कि कितना बजट आपने बनाया पत्तों की हल्के में और ये फूलनगर के? इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर 10 अरब के करीब तहसील पत्तों की सारी में फंडिंग लगेगी, जिसके अंदर पत्तों की सिटी है, फूलनगर सिटी है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं। बल्कि मैं अगले दिन भी एक इंटरव्यू में कह रहा था कि आप अगर, ये मेरी आपको भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस इंटरव्यू के बाद जाएं घुमन की, आप जाएं गग्गा, आप जाएं नथे जगीर, आप जाएं बल्लो की, आप जाएं हल्ला, आप उन जगह पे जाके जो नए हॉस्पिटल्स हमने बनाए हैं वो आप देखें, और वहाँ से खड़े होकर मुझे फ़ोन करके ये बताएं कि आपको लाहौर ज़िले में भी वैसे हॉस्पिटल नज़र आते हैं कि नहीं आते, और हर यूनियन काउंसिल में इंशाल्लाह ऐसे बनवा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, क्या क्या नई डेवलपमेंट क्या करने नौजवानों के लिए, क्या आपके पॉइंट नए काम करने जा रहे हैं? हर यूनियन काउंसिल के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं, और मैंने घुमनगी में, ब्राम के में बन गई है, फूलनगर सिटी में अल हयात स्टेडियम को दोबारा से रिवैम्प कर रहे हैं, उस पर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, और फुलियानी में और कांवे में और बाकी हर यूनियन काउंसिल में मैं खुद 5-5 विजिट कर चुका हूँ, लड़ाइयाँ करके सरकारी ज़मीनें खाली करवा के उनके ऊपर स्टेडियम्स बना रहा हूँ। और आपको किसी दिन दावत दूंगा कि जहाँ पे पहले खड़ा नहीं हुआ जाता था, जहाँ पे छप्पड़ थे, बदबू से सारा गांव तंग होता था, वहाँ पे रात को 12 बजे तक अब फ्लड लाइट्स लगी होती हैं और 500-500 मेरे छोटे बहन भाई वहाँ पे खेल रहे होते हैं। मैं समझता हूँ ये तब्दीली। बिल्कुल। अच्छा, जब सियासतदान होते हैं उनके मुखालफीन और नाकदीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके नाकदीन की तरफ से ये एक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप कब्ज़ा माफिया ग्रुप हैं, तो इस बात में कितनी हकीकत, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा समझता हूँ जब आप ज़िंदगी के अंदर तरक्की करते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर मेहनत करते हैं, आप ज़िंदगी के अंदर आगे जाते हैं, तो आप पे तनकीद होती है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमने कभी तनकीद से परेशानी नहीं ली है। अगर हमें 1.5 लाख वोट मिला है तो 30-40 हज़ार वोट हमारे मुखालफिन को भी मिला है। अब उन्होंने भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई तनकीद करनी है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी लड़ाई है इस इलाके को तरक्की करवाने की। अगर कोई हमारे से अच्छा मंशूर या प्लान लेके आता है तो मैं उनके साथ बैठने को तैयार हूँ। आज कोई बंदा आके कहे, और मैं खुद जलसों के अंदर ये बात करता हूँ हर किसी को कि आप सवाल करें, अपने वोटर्स को कहता हूँ कि आप सवाल करें। मैं आता हूँ, मेरे से सवाल करें, हमारे मुखालफिन आते हैं, उनसे सवाल करें कि आप कितनी देर एमएनए रहे, आप कितनी देर एमपीए रहे, आपने कितना काम किया, आपका अगला मंशूर क्या है। इंसाफ के ऊपर फैसला करें। और फिर जो लोग हमारे पे तनकीद करते हैं, मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का हमारे पे बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का मेरे वालिद साहब पे बहुत शुक्र था, अल्लाह ताला का मेरे पे बहुत शुक्र है। तो अगर कभी वो बात अभी मुझे कहना जेब नहीं देती, लेकिन खुदा के लिए, बंदों के लिए, इस इलाके के लिए कभी अगर वो मुआवजा करने में मेरे साथ बैठना चाहे कोई तनकीद करने वाला, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से उनको दावत देता हूँ, आए मेरे साथ बैठ। अच्छा, तो सोशल मीडिया पर भी पिछले दिनों काफ़ी FIRs या एप्लीकेशन की पिक्चर्स वगैरह वायरल थी, वो क्या फेक थी या क्या वो फैलाया? जाहिर सी बात है फेक थी, जाहिर सी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो मैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाता हूँ, मेरा कारोबारी जितना कारोबार मेरा वसी है उसको भी सब लोग जानते हैं। तो वंस अगेन, जिस तरह मैंने कहा हमें 1.5 लाख वोट मिला है, तो 30 चाप हमारे मुखालफिन को मेरे ख्याल 40,000 या 42,000 मिला है, या 45,000 मिला है। जितने भी वो लोग, उन लोगों का भी काम है, फिर वो जाहिर सी बात है तनकीद करते हैं। और ज़माने पे तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से डर के कहता हूँ, कोई कितना भी अच्छा हो, ज़माने में तनकीद होती है। तो हमने आगे जाना है, मंजिल को देखना है, लोगों की खिदमत करना है, इस इलाके को तरक्की करानी है, और तहसील पत्तोगी को और फूलनगर को इंशाल्लाह जो तहसील बनाना है, इस इलाके को एक मिसाली इलाका बनाना है, तनकीद से तो नहीं घबराना।
अच्छा, आपका आगे क्या प्लान है? एमपीए की सीट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं या एमएनए वाले साहब की जगह पे आ रहे हैं? मेरा दो ही मेरे प्लान है। नंबर वन मेरा प्लान है कि इस इलाके की खिदमत करना, और नंबर दो मेरा जो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है कि वो मेरा जो फूल नगर का ये जो सूबाई हल्का है और जो तहसील पत्तों की ये जो NA 134 है, यहाँ के लोगों को हम इतना बाशऊर कर दें, यहाँ पे तालीम इतनी आम कर दें, यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड इतने कर दें कि मैं फ़ख्र से ये कह सकूँ कि मेरा इलाका पाकिस्तान का सबसे बाशऊर इलाका है। ठीक है। अच्छा, ये फूल नगर अभी ना कोई तहसील है ना कोई ज़िला है, तो आगे क्या इसका प्लान है? तहसील बनाने का इरादा रखते हैं तो किस चीज़ों पर काम रहता है और किन चीज़ों पर काम हो गया? तहसील बनाने का इरादा रखते हैं, इलेक्शन में वादा किया था और फूल नगर को तहसील बनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे THQ हॉस्पिटल आएगा, यहाँ पे कॉलेजेस तो हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। हम पत्तोगी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस का वादा इलेक्शन में किया था, यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं। बड़ी बात है। अच्छा, फूल नगर के अलावा किन किन इलाकों में आप काम कर रहे हैं, जो हल्के से अलावा जो एरिया आता है आपके? मैं बेसिकली 10 साल से ड्यूटी दे रहा हूँ। ये जो फूल नगर का सूबाई हल्का है, इसके अंदर 13 यूनियन काउंसिल हैं और फूल नगर शहर है। और हर बल्कि मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा कि ईद के बाद आप किसी दिन आएँ और एक दिन मेरे साथ हल्के में गुजारें और मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है जिसको राना हयात साहब ने अपग्रेड नहीं कराया। राना हयात साहब के अलावा कोई किसी ने यहाँ पे एक सिंगल हाई स्कूल अपग्रेड नहीं कराया। इस पूरे इलाके में किसी ने हॉस्पिटल नहीं बनाया। आप तहसील पत्तों की सड़कें ले लें तो हमारे मुखालफिन CNW के मिनिस्टर थे और जब वो हुकूमत छोड़ के गए हैं तो मेरे फूल नगर शहर की 4 एंट्री पॉइंट्स हैं, चारों का वो हाल था कि जहाँ से कोई बड़ी गाड़ी ट्रैक्टर नहीं गुजर सकता था, तो छोटी गाड़ी और रिक्शे और मोटरसाइकिलों को छोड़ दें। पत्तों की के अभी शहर की हम बात करें तो वो भी इस वक्त बिल्कुल एक इस तरह का एरिया हुआ पड़ा है कि हर जगह पे छोटी छोटी गलियों के अंदर पानी जो है 3-3 फुट 4-4 फुट हुआ पड़ा है, तो वहाँ पे काम तो नहीं हो रहा बिल्कुल, ना ही आवाम को नजर आ रहा है। मैं आपकी इस बात से इतफाक करता हूँ। फूल नगर सिटी के अंदर हमने बड़ी मेहनत करके सीवरेज की लाइंस को चलाया हुआ है। कोई एक आधी गली के अलावा फूल नगर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला बिल्कुल नहीं है। पत्तों की सिटी से बहुत शिकायत आ रही हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए देखिए ये जुल्म है कि पिछले 5 साल के अंदर पत्तों की सिटी में कोई काम नहीं किया गया। अब उसके लिए ही चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 6 अरब रुपए की ग्रांट दी है। पूरे पत्तों की सिटी का सीवरेज हम नया डालने जा रहे हैं, पूरे पत्तों की सिटी की ब्यूटिफिकेशन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ, जैसे मैं पहले कहता हूँ कि सवाल करें, हर कोई सवाल करे तो हमारे से भी करें, हमारे मुखालफिन से भी करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने पिछले 5 साल हुकूमत की और पत्तों की कोई सालत में छोड़ के गए, तो उनसे भी तो सवाल बनता है कि आपने इस इलाके के साथ जुल्म क्यों किया। और जब तक हम सवाल करने की आदत नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा इलाका तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फूल नगर के दबंग सियासतदान राना फैसल हयात साहब। इन्होंने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गाहे बागाहे हम आपकी मुलाकात इनके साथ करवाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।